नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब चूंकि ये वीडियो हमारे काफ़ी भारतीय भाई बहन देख रहे हैं और जो भारतीय अवाम ताकत दल का ये जो प्रयास है, जो कोशिश है, जो अभियान जो चल रहा है, ये पूरे देश में भारतीयता का माहौल हो। चूंकि ये राष्ट्र अपना भारतवर्ष है, तो आज जो भारतीयता की बात की जा रही है, वैसे हम कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो कि इस भारतीयता की बात कर रहे हैं। भारतीयता की बात करने वाले, जज्बा बिखरने वाले हमारे अमर शहीद रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी और वो परंपरा भक्त रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सबसे बड़े जो है परमादरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू, इन लोगों ने भारतीयता की अलग जगाई थी। लेकिन हाँ, स्वार्थी तत्व, भारत विरोधी तत्व का इतना बड़ा डोमिनेंस था कि उन्होंने भारतीयता का नाटक किया, उसका पाखंड किया, लेकिन उस भावना को आगे बढ़ाए नहीं। आज भारतीय जनता के दल वही कह रहा है कि भाई बगैर पाखंड के, बगैर किसी सॉन्ग के भारतीयता के भाव को अपनाइए, उसको अपने आचरण और व्यवहार में लाइए। यही बात कही जा रही है। तो अब जो है वही स्वार्थी तत्व उसी किस्म के आज की पीढ़ी में फिर जो है इस भारतीयता की मुहिम को रोकने के लिए तरह तरह के विभिन्न जो है स्वांगों के साथ जो है वो सामने वो प्रकट हो रहे हैं। और विशेष करके जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो सिपह सालार है, वह जो है उनका आचरण भारतीयता के सर्वथा विरुद्ध है। वो स्वांग रच रहे हैं और जो है इस तरह का पाखंड कर रहे हैं। वह जो है भारतीयता के रास्ते की सबसे बड़ी वो रुकावट है। कौन? भारतीय जनता पार्टी के
सिपह सालार, जो अपने को स्वांग रचते हैं कि वो भारतीयता के वो पोषक हैं। उदाहरण के लिए एक कोई यूट्यूबर हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, लोग उनको जानते भी होंगे, तो वो कह रहे थे कि भारतीयता मेरे खून में है, या भारतीयता हम लोग जन्म से भारतीय हैं। ऐसे लोगों को भारतीय ताकत दल इसी यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से कई बार बताया गया है कि आप ही नहीं, पूरे देश के लोग भारतीय हैं, इस पर कोई विवाद है ही नहीं कि आप भारतीय हैं कि नहीं है, आप हैं। आपका आचरण भारतीयता के सर्वथा विरुद्ध है, ये प्रश्न है। और हम कोई पहले और अकेले व्यक्ति नहीं है। इसके पहले तमाम इसी भारत मिट्टी के तमाम संत महात्माओं ने कहा है कि जन्म लेने से या खून की बात करने से कोई इंसान नहीं होता। इसे मनुष्य का शरीर धारण करने से ही वो मनुष्य नहीं होता है। जबकि वो मानवता से प्रेम करने का भाव अपने अंदर रखे और मानवता का वैसे आचरण करे, और उस आचरण के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे संत कबीर वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उनके अंतरात्मा से वो इतने मजबूत थे कि पूरे समाज को, पूरे विश्व को, मैंने बिल्कुल व्यवहारिक बातों में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली बातों में कि मिसालों से उन्होंने पूरे मानव समाज को समझाया है। क्या कहा है कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आ। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सत्य का वास है उसी के हृदय में ईश्वर का वास है। कितनी छोटी सी बात कहने में बहुत छोटी, और इसका आयाम, इसका असर, इसके पैगाम कितना दूर तक। आज देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, नाम लेना से कोई फायदा नहीं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, अफवाह पर अफवाह। क्या उन पर जो है हमारे संत कबीर की इस वाणी का कोई असर है? वो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हुए वो ये साबित करना चाहते हैं कि संत कबीर की वाणी झूठी है। उनके अनुसार कि झूठ बराबर तप नहीं और सांझ बराबर पाप, ये वो कह रहे हैं। और इस झूठ बोलने में सबसे आगे है ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार चर्चा चौकड़ी काकस, उसके सारे नेता, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, सुरजेवाला, सभी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और उसके जितने नेता हैं और प्रवक्ता हैं। ये दौर चला। देश के तोड़ने वाले बोलेंगे कि हम जो है भारत को जोड़ने वाले हैं, देश को लूटने वाले दूसरे से बोलेंगे कि वो काला धन लाओ। काला धन कहाँ है मोदी जी? कौन? जिन्होंने इस देश को लूटा है और जिन्होंने इस अवाम को सताया है, तो वो गरीबों के जो है गरीबों के मसीहा बन जाते हैं। तो बहुत खराब वक्त चल रहा है इसमें कि जितने इस समाज के अभिशाप और जो है अभिशाप तत्व हैं, आज जो है उनके मुंह से जो उपदेशक वाली भाषा निकल रही है,
मैंने उनकी करतूत है देश को तोड़ना, मुंह से बोलना है भारत जोड़ो। तो इस कदर पाखंड का इस तरह से तांडव चल रहा है, लेकिन उसी तांडव में भारतीय जनता दल फिर भी इन चीज़ों से बेपरवाह होकर के इस देश में भारतीयता के माहौल को लाने की लगातार कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से। तो यह निरा कुतर्क है कि हम जन्म से भारतीय हैं, हमारे खून में भारतीय है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपका कर्तव्य क्या है और आपकी सोच क्या है, ये मायने रखता है। समस्या इसी से है। इसको दूसरे अर्थों में भी है। जो कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, क्या क्या मतलब है कि उच्चारण तो करेंगे राम राम और मन में जो है वो घात लगाना, मन में एक घातक बात रखना, उसी के लिए मुहावरा बना है कि मुंह में राम बगल में छुरी, यानी उच्चारण मुंह से बोलेंगे राम राम। तो ये दौर चला है। हम जन्म से भारतीय हैं, हम खून से भारतीय हैं, इसलिए इस तरह की कुतर्कों का कोई स्थान नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सवाल इस बात का है कि आपकी सोच क्या है और फिर आपका बर्ताव क्या है, आपका व्यवहार क्या है। तो उसमें जब उस फ्रेम में, उस ढांचे में इनको आप सभी भारतीय भाई बहन ना, सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन देखेंगे तब पता चलेगा कि ये कितने घटिया है। तो वही कोई यूट्यूब वाले थे, यूट्यूबर थे बीजेपी की सेवा सालार, तो कह रहे हैं कि अब मोहन भागवत भी से भी सीखें यूट्यूब वाले सर। मोहन भागवत की बातें कोई सीखने वाली चीज है? अब कहना पड़ेगा कि जो मोहन भागवत महोदय या उनके सरीखे हर वक्त झूठे ही बोलते हैं, उनकी कौन सी बात जो है जो सीखने वाली है, कोई बताए? हमारा देश भारत के संविधान से नियंत्रित है, उसी के द्वारा संचालित है, उसी के द्वारा जो है निर्देशित है, आदेशित है। इसलिए हमारा ये भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। लेकिन ये महोदय हमेशा झूठ बोलते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। इसे कोई सीखेगा? जो मोहन भागवत महोदय हमेशा जो है झूठी बोलते हैं, इनके कुछ कुतर्कों का नमूना कुछ और भी देखिए। जो है हम तो सभी को हिंदू मानते हैं। महोदय आपके मानने भर से क्या होता है जी? यदि आप बोलते हैं कि सभी हिंदू हैं तो आपसे कोई कमजोर नहीं है। वो बोलेगा कि हम सभी को मुस्लिम मानते हैं, तब हम सभी को ईसाई मानते हैं, हम सभी को सिख मानते हैं, तब वो तमाम बोलते हैं। और इन तर्कों में कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, कोई तथ्य है इन सब कथन में कि हम सबको वो हिंदू मानते हैं। संविधान ये कहता है कि भाई आपका विश्वास किसी में हो या न भी हो, आप इस देश के नागरिक हैं, ये महत्व का है। आप हिंदू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुस्लिम हो, मतलब कि आप हिंदू सनातन को मानने वाले हो या न मानने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस्लाम को मानने वाले हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ईसाई पंथ को मानने वाले हो या न मानने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिख पंथ को मानने वाले हो या न मानने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस देश के भारतीय नागरिक हैं, आप भारतीय हैं, ये तथ्य है। तो इन सच्चाइयों के विरुद्ध जो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं महोदय मोहन भागवत जैसे लोग, उनसे कोई वो सीखेगा?
हालांकि ये सब कहने में हमको थोड़ा सा क्रोध आ जाता है, जो कि हमको नहीं आना चाहिए। कि इनकी करतूत तो आप देखिए, इनकी करतूत तो और लोग कहते हैं कि इनसे सीखिए। और वो क्या कहते हैं कि एकता मेरे खून में, फिर वही कुतर्क। अरे भागवत महोदय, यदि एकता आपके खून में है तो फिर आपकी आपकी शह से लोग जो है नफरत क्यों वो फैला रहे हैं, वो भी हिंदू मुस्लिम चारों ओर। तो ये कथन आपका पूरा पाखंड वाला है कि जो है एकता मेरे खून में है, भारतीयता मेरे खून में है। आपकी सोच क्या है और आपका आचरण क्या है, प्रश्न ये है और समस्या इसी से है। साल भर पहले शायद, माने 1 साल से ऊपर होता है कि ये जब भारतीय एकता की बात चली थी, तो फिर ये महोदय आए थे सामने, यही भागवत महोदय, बोले हाँ नहीं वो एकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता होनी चाहिए। फिर भारतीय ताकत दल को इसी YouTube के माध्यम से इन मोहन भागवत महोदय को आईना दिखाना पड़ा कि महोदय, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिनको आप हिंदू कहते हैं वो हिंदू भी नहीं है। इस देश में संवैधानिक अस्तित्व, संवैधानिक पहचान वो हिंदू नहीं है, वो सिर्फ भारतीय हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। और यदि उनकी व्यक्तिगत आस्था हिंदू सनातन की है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी पहचान जो है वो हिंदू से नहीं है, हिंदुत्व से नहीं। उनकी पहचान है कि वो भारतीय है, चूंकि हमारा ये देश संवैधानिक इकाई है। और जिनको आप मुस्लिम कहते हैं वो मुस्लिम भी नहीं है, भारतीय है। उनकी व्यक्तिगत आस्था इस्लाम की है। इसलिए एकता जो है भारतीयों के बीच में है भागवत महोदय, एकता जो है हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। तो ये अवधारणा से ही जो है अवधारणा से ही जो है एक गलत रास्ते पे है। तो वो जो है बीजेपी के जो सिपा सालार हैं उनके लिए आदर्श हो सकते हैं, देश के लिए नहीं है। देश के लिए तो ऐसे लोग अभिशाप होते हैं जो हमेशा झूठ और अफवाह और गलत अवधारणा जो है वो समाज में फैलाते हैं। बताइए इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। हमारा देश जो है जो भारतीय गणतंत्र है, भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक, उसको ये महोदय बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। और काफी इनके झूठ और अफवाह के लोग शिकार भी होते हैं। जो मंत्री महोदय भी हैं केंद्र सरकार में, वो लोग भी शिकार हैं। एक बार किसी पत्रकार ने इन्हें अमित शाह से पूछ लिया, बताइए कि हमारा ये जो है वो ये देश जो है वो माने भारतीय गणतंत्र है या हिंदू राष्ट्र है। जवाब नहीं बना इनको। वो घुमा कर बोलते रहे अमित शाह कि वो हिंदुओं का बहुलता है, मेजॉरिटी में है, लेकिन हमारा देश जो है संविधान से चलता है। क्या मतलब इसका भाई? बहुलता माने क्या होता है? संविधान तो कभी इसका तो जिक्र नहीं किया कि कौन मेजॉरिटी कौन माइनॉरिटी है। ये तो जो विघटनकारी सोच वाले हैं, तो ये मेजॉरिटी में है तो माइनॉरिटी में है, तो ये दलित है, ये जो है वो मैंने ये मुस्लिम है। ये सारी खुराफात जो है, जो विघटनकारी जो ताकत है, जिनकी मानसिकता वो जो है वो विघटन की है, समाज को तोड़ने वाली, देश को तोड़ने वाली। वही तो इस समाज को तोड़ने वाले, इस देश को तोड़ने वाले आज जो है वो भारत जोड़ो की बात करते हैं। और उनको भारतीय ताकत दल के अलावा मैं समझता हूँ कि कोई उनको माकूल जवाब भी नहीं देता है। और जिसको माकूल जवाब देना चाहिए
जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहता है, भारतीय जनता पार्टी वाले उसको क्या कहते हैं कि पहले अपने अपने पार्टी को जोड़ लीजिए, पहले राजस्थान में पार्टी को जोड़ लीजिए। मतलब उनकी चिंता इस राहुल गांधी के उस पाखंड से नहीं है कि जो कि वास्तव में हमेशा देश को तोड़ने की बात करता है, और जो भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसे लोगों को शामिल करता है राहुल गांधी। और आज उसके मुंह से जो है वो भारत जोड़े की बात निकलती है, तो कितनी बड़े पाखंड की बात है। तो इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं कहते हैं कि पहले वो अपने पार्टी को जोड़ ले और पार्टी को मजबूत करें। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता रहती है कि ये कांग्रेस कमजोर हो रही है, इसको मजबूत होना चाहिए। भारतीय अवाम ताकत दल ने कई बार कहा कि ये जीएनपीसी इस देश के लिए अभिशाप है, वो टूटे फूटे और समाप्त हो। यह देश के हित में है, और देश के हित में यह भी है कि ये बीजेपी भी समाप्त हो, जो कि इस अभिशाप जीएनपीसी को अमृत पिला रही है। जैसा कि किसी एपिसोड के माध्यम से बताया गया था कि ये रावण रूपी जीएनपीसी तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि इसकी नाभि में अमृत देने वाला बीजेपी अस्तित्व में है। जब तक तो इस जीएनपीसी को अमृत देने वाला बीजेपी को समाप्त करना बिल्कुल जरूरी है, यदि जीएनपीसी को समाप्त करना है। तो भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया कि ये जो मीडिया पत्रकार जो हैं, ये भारत के बड़े खतरनाक शत्रु हैं, और जो लगभग दो खेमों में बटे हुए, एक जो है बीजेपी के सेवा सालार हैं, एक जो है लुटियन मीडिया का जो गिरोह है, जो कि इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे भारतीय भाई बहन भूल से या भ्रम से या गलती से उसको कांग्रेस कह रहे हैं, और इसने भी छल कपट के द्वारा अपना जो है भारत निर्वाचन आयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में वो मान्यता ले रखी है। तो ये छल कपट करने में तो खैर छल कपट करना, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना में सब ये बिल्कुल सिद्धहस्त हैं और माहिर हैं। तो और हमारे भारतीय भाई बहन भी उसके छल कपट के शिकार हो जाते हैं, तो उसको कांग्रेस कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता दल बराबर निवेदन करता है, कांग्रेस इसका नाम जरूर है, लेकिन जो उसका चाल चरित्र और चेहरा है, जो उसका डीएनए और फितरत, उसके अनुसार ये वास्तव में ये गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी काकस है। तो इसे जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी काकस के पक्ष में ये पूरा लुटियन मीडिया जो है उसके लिए चुनावी माहौल बनाता है। सवाल इस बात का है कि ये मीडिया या किसी के भी पक्ष में माहौल बना में कोई गलत नहीं, लेकिन कौन जो उस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है उसके पक्ष में ये माहौल बनाने वाला, उसकी गोद में बैठ करके अपना पूरे माने बुद्धि और अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा दोनों जिन्होंने गिरवी रख दिया है, आज उनके मुंह से निकल रहा है कि यूट्यूब वाले सर जो है वो क्या कभी कहते हैं कि यदि देश से गांधी और नेहरू को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा। क्योंकि उनके दिमाग में नेहरू गांधी भरे पड़े हैं और नेहरू गांधी के अलावा कोई है ही नहीं, इसीलिए वो इस तरह का तर्क करते हैं इसे। और ये जो लुटियन मीडिया का जो गिरोह है या लुटियन पत्रकारों का जो गिरोह है, पत्रकारों में वो शुरू होता है रवीश कुमार से।
तो देश ने देखा होगा। रवीश कुमार है, आशुतोष इत्यादि सभी हैं, वो करीब 42-43 पत्रकारों का एक झुंड है, एक गिरोह है, जो कि इसी जीएनपीसी के पक्ष में एक जो है चुनावी माहौल बनाता है। कौन जीएनपीसी? जो इस देश की ऐतिहासिक सर्वाधिक अभिशाप है। कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं कि साहब आप इस जीएनपीसी को ऐतिहासिक सर्वाधिक अभिशाप कहते हैं, ये कैसे, किस आधार पर कहते हैं? हालांकि इस YouTube का वीडियो ये एक सीमित विंडो है, सीमित एक ओपनिंग है या माध्यम है। इसके माध्यम से ये इतनी उलझी हुई बातों को स्पष्ट करना, समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं उन लोगों से कहता हूं कि जब भी युद्ध होता है और जितने भी युद्ध हुए हैं, ये भारत के अंदर या भारत के जितने भी राजा जो है वो विदेशी शक्तियों के साथ जो जितने भी युद्ध किए हैं, उनमें जो जनहानि हुई है, किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 5000, किसी में 10,000, किसी में 20 या 25,000 और अधिक से अधिक जो है 50,000 से वो कम ही रहा होगा। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद बताएं, कोई ऐसा युद्ध नहीं रहा होगा जो लाखों में पहुंचे। लेकिन इस जीएनपीसी ने सत्ता के लिए देश बांट करके हमारे ही देश के 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया इसने। तो बताइए, इससे बढ़ करके यानी कौन अभिशाप होगा? अंग्रेजों ने लगभग 1 से 90 साल, इसलिए कि सन 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेज जो है मैंने वो धीरे धीरे मैंने इसे भारत में अपना पांव जमाए। तो सन 1757 से लेकर के जो है 1947 तक लगभग 1 से 90 साल का उनका शासन रहा है। इसमें उन्होंने $45 ट्रिलियन 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट मचाई है, और जो कि लगभग 3700 लाख करोड़ या 3800 लाख करोड़ बनता है। इस जीएनपीसी ने 60 सालों के अंदर इसने जो है $16 ट्रिलियन, मतलब कि 1200 लाख करोड़ से लेकर के 1300 लाख करोड़ की लूट मचाई। और यदि इसको भी 1 से 90 साल मिलता तो अंग्रेजों से अधिक इसकी लूट होती। 45 के स्थान पर वो 55-60 पहुंच जाता है। हिसाब लगाइए। तो इतनी बड़ी डकैत और इतने बड़े जो है नरसंहार करने वाला पूरे इतिहास में मिलेगा। तो ये सिर्फ हमारे कहने से नहीं, हमारे भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये तथ्य जो है ये सभी जानते हैं, बीजेपी वाले भी जानते हैं, मोदी महोदय भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस या जो ममता बनर्जी हैं वो भी जानती होंगी। और आरजेडी के लोग भी जानते होंगे, एनसीपी के लोग भी जानते होंगे, शिवसेना के लोग भी जानते होंगे। लेकिन सबकी घिघी बंद रहती है स्वार्थ के कारण। ये सब यानी वोट सत्ता हथियाने के लिए यही तो आपस में जो है गठबंधन बनाते हैं। तो इसीलिए जो भारतीय जनता दल बार बार कहता है कि सबसे बड़ी अभिशाप इस देश की ऐतिहासिक सर्वाधिक अभिशाप, उसके पक्ष में ये चुनावी बनाता है ये लुटियन पत्रकारों का गिरोह, लुटियन मीडिया का गिरोह। तो उसी से ये प्रतिक्रिया आती है
कि यदि गांधी नेहरू को निकाल दिया गया देश में तो क्या बचेगा। तो ये कई बार बताया गया है महोदय, और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी समझ रहे हैं कि यह देश जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू का देश नहीं है। यह देश हमारा पहले भी बताया गया, और अच्छी तरह से ये लोग दिमाग में बैठा लें, और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी समझ ले कि यह देश हमारा सिर्फ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है। यह देश हमारा सिर्फ हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी का है। यह हमारा देश सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी का है। और हमारा ये देश भारत सिर्फ हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का है। यह हमारा देश भारत सिर्फ अमर शहीद अशफाकुल्लाह जी का है। यह हमारा देश भारत सिर्फ अमर शहीद खुदीराम बोस जी का है। यह हमारा देश भारतवर्ष अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जी का है। यह हमारा देश भारतवर्ष अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जी का है। यह हमारा देश भारतवर्ष सिर्फ अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा जी का है। यह हमारा देश भारतवर्ष सिर्फ अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू जी का इत्यादि लोगों का है। इन गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू जैसे गद्दारों का नहीं है। यह बात हमारे काफी भारतीय भाई बहन समझना शुरू कर दिए हैं, समझ रहे हैं, और यह लुटियन मीडिया भी समझ ले इस बात को। तो कदाप इस तरह का उलूल जुलूल वो तर्क जो है हमारे देशवासियों के सामने वो प्रस्तुत न करे। तो और रही बात है, और वो समझना शुरू कर दिया, और इस देश की भलाई के लिए, इस देश के कल्याण के लिए। असदुद्दीन ओवैसी के कुछ सिखाए पढ़ाए छुट भैया आकर के भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कहते हैं कि हम लोग तो छोटी पार्टी के हैं, और यूट्यूब वाले सर जो है हमारे समाज के लोगों को भड़का रहे हैं। अब हमको उनकी बुद्धि पर कुछ नहीं कहना, इसलिए कि उनकी बुद्धि पर तरस आता है। हमारे कई इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इन असदुद्दीन ओवैसी महोदय जैसे लोगों को आईना दिखा रहे हैं कि अरे भाई समाज तो हमारा एक ही है, भारतीय समाज। ये अलग से असदुद्दीन ओवैसी का समाज कब से हो गया? अलग से ओम प्रकाश राजभर का समाज कैसे हो गया? अलग से बीजेपी वालों का जो है वो हिंदुओं का समाज कैसे हो गया? अलग से जो है वो यानी मायावती का समाज कैसे हो गया? अलग से जो है वो संजय निषाद का समाज कैसे हो गया? अलग से जो है वो अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों का समाज कैसे हो गया? ये सभी के लिए ये सीखना बहुत जरूरी है। समाज तो हमारा एक ही है, भारतीय समाज, और सभी लोग भारतीय नागरिक, भारतीय। ये छोटी सी बात, मोटी सी बात असदुद्दीन महोदय जैसे लोगों के दिमाग में कब घुसेगी, यही सबसे बड़ा एक सवाल है। ये समझ जाइए ना। और उससे भी बड़ी विचित्र बात यह लगती है कि ये असदुद्दीन महोदय कहते हैं कि हम वकील हैं। किस टाइप के वकील हैं बताइए ना?
वकालत में भारत के संविधान एक प्रमुख उसमें विषय होता है, पाठ्यक्रम होता है। भारत के संविधान पढ़े होंगे। भारत के संविधान खोलते ही प्रस्तावना की पहली लाइन ही कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी महोदय, आप किस किस्म के वकील हैं? आपकी वकालत पर आपके जो वक्तव्य हैं, खुद आपकी वकालत को चुनौती दे रहे हैं। जो आप जिस तरह से आप बोलते हैं कि मुसलमान, हमारा समाज, इस तरह के जो वक्तव्य है, आपकी वकालत के ज्ञान को ही जो है चुनौती दे रहे हैं। तो जरा अपनी समझ को ठीक करिए। और छोटी पार्टी बड़ी पार्टी क्या, पहले अपने को भारतीय मानिए, और मानिए नहीं, भारतीय की तरह व्यवहार करिए। तब, और दूसरी चीज, ये क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं कि जब तक मैं किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बना लूंगा तब तक मैं दम नहीं लूंगा, जब तक मैं किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री नहीं बना लूंगा तब तक मैं दम नहीं लूंगा। भाई, आप मुख्यमंत्री बनिए ना, प्रधानमंत्री भी बनिए। मैं तो कहता हूं आप, लेकिन भारतीय बन करके, मुसलमान बन के नहीं। आप इस देश का, आप जो है इस देश में मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री भी बनिए, लेकिन भारतीय बन करके, मुसलमान बन के नहीं। और उसके पहले अपने छोटे भाई को भी थोड़ी बुद्धि दे दीजिए। इस बुद्धि के साथ वो कहीं मोदी जी ऐसा कायर निकम्मा और अराजक ये प्रधानमंत्री है कि इसके शासनकाल में तो कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, पूरी छूट है। और उसी छूट का दुरुपयोग करते हुए अब असदुद्दीन ओवैसी महोदय, आपका छोटे भाई जो अकबरुद्दीन है, वो क्या बोलता है कि 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पुलिस और सेना हटाइए तो मैं देश में जो है किस कदर की हिंसा, मारकाट मैं मचाऊंगा। तो उसको भी कुछ सिखा दीजिए। ऐसे लोगों को साथ में रख करके आप हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हितैषी बनते हैं। अरे, भारतीय जनता दल तो यहां तक कहता है कि यदि आप इनका ही भला कर दिए होते तब भी भारतीय जनता दल को मन में सुकून होता है। चलिए भाई, हमारे भारतीय समाज के एक तबके की भलाई तो ये कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हितैषी नहीं है। तालिबान ने जब कब्जा किया था वो अफगानिस्तान में, आपने केक काटा था, तो आप तालिबान के समर्थक हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हितैषी बिल्कुल नहीं है। और इतना तो आप अभी जानते होंगे कि उस तालिबान से भयभीत जो है वो इस्लाम आस्था वाले भाई बहन भी त्रस्त हैं। तो आपने जो त्रस्त हुए इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों के प्रति आपकी हमदर्दी नहीं है। और उसी प्रकार यहाँ भी हम अपने देश में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति न तो आपकी हमदर्दी है, न तो आप इनके हितैषी हैं। जो इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों का जो हत्यारा है तालिबान, उसके समर्थक आप हैं। ये आपकी असलियत है। और उसी प्रकार हमारे देश में जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनके हितैषी न होकर के जो भू माफियाओं का जो गिरोह है वक्फ बोर्ड में, उसके समर्थक आप हैं। ये आपका वास्तविकता है और ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है आपका।
वक्फ बोर्ड जो है, यानी वक्फ बोर्ड भू माफियाओं का एक बहुत खतरनाक गिरोह है। और जितने भी मुद्दे हैं जो कि इस देश में नफरत फैलाते हैं, उनके आप समर्थक हो जाते हैं। हिजाब के मसले में यदि आप ये कहते हैं भाई हमारा देश है, संविधान से चलता है, संविधान के अंतर्गत बने हुए वो जितने भी कानून हैं, जितनी विधि हैं, जितने स्टैट्यूट्स हैं, जितने लॉज हैं, जितने एक्ट्स हैं, और उन एक्ट्स स्टैट्यूट्स लॉज के अंतर्गत बने हुए उन कानूनों, विधि, अधिनियम, स्टैट्यूट्स, लॉज, एक्ट्स के अंतर्गत बने हुए जितने भी नियम और नियमावलियां मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, यही मान्य होंगे, इन्हीं का पालन करना है महोदय। तो इसलिए हिजाब वगैरह का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप जो है अपना घर में, बाजार में आप जा सकते हैं। लेकिन जब कोई किसी संस्था में आपको जाना है तो संस्था के जो नियम बने हैं, जो उसको ड्रेस कोड बने हैं, जो है माने कानूनों के अंतर्गत जो है, तो उसका पालन करना होगा। तो ये सिखाने के बजाय हमेशा समाज में विघटन, नफरत और गलत बातें आप फैलाते हैं। तो किसी भी रूप में हमारे, अब जिस बात को हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी समझ रहे हैं कि किसी भी रूप में न तो आप देश के हितैषी हैं, न तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हितैषी हैं। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप अपने को भारतीय माने और भारतीय की तरह व्यवहार करिए। और सिफत इस बात का है, यही नहीं, इन्हीं का एक चेला जो आता है इस बार, वो वसीम बकार टीवी चैनल पर बोलने, वो कह रहा था कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। लेकिन वही चीज है ना कि मुंह से बस बोल दिया भारतीय नागरिक, और भारतीय की तरह बोलने के बाद फिर उसी हिंदू मुस्लिम वाले गड्ढे में गिर गया। वो वसीम बकार जो है, जो इनका चेला है असदुद्दीन वैसी का, वो कह रहा है कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। इस बात का उच्चारण करने के बाद फिर वो हिंदू मुस्लिम वाले गड्ढे में जाके गिर गया वो। और यही हालत जो है, वो जितने भी टीवी पर लोग बैठे रहते हैं, वो यानी बाय एक्सीडेंट, खुदा न खाते में वो हम भारतीय हैं ये इतना तो बोल देंगे, और फिर जो है फिर उसी गंदी नाली में, हिंदू मुस्लिम वाली गंदी नाली में फिर उसी में गिर पड़ते हैं। ऐसे चल रहा है ये। और तो इसकी भी बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ा वो षड्यंत्र है कि यानी किस मामले में कि भारतीय अवाम ताकत दल का जो ये विचार है भारतीयता का, और राष्ट्र सर्वोपरि, हमारी आवाम सर्वोपरि ये विचार है, जब जैसे हमारी आवाम में ये लोकप्रिय हो रहा है, तो इन शब्दों को चुरा करके उसका शब्दों को चुरा करके उसका शीर्षक बना करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे ये एक प्रोग्राम कर रहा है आपका वो रिपब्लिक भारत राष्ट्र सर्वोपरि, तो उसने शीर्षक लगा दिया है राष्ट्र सर्वोपरि का, और उस शीर्षक के अंतर्गत जो है फिर वही गंदगी, नफरत वाली, हिंदू मुस्लिम, सिर तन से जुदा, पता नहीं क्या क्या, और वही चीज जो है ये जी न्यूज वाला कसम संविधान की खूबसूरत
ऐसा वो जो है शीर्षक रखा, और फिर वही गंदगी हिंदू मुस्लिम वो चल। तो जबकि इसके विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको चेतावनी दी है और लताड़ लगाई है, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। और मैं समझता हूँ शायद ये सुप्रीम कोर्ट के भी काबू में आने वाले नहीं हैं। ये तब काबू में आएंगे जबकि इनका जो बिजनेस है, जो इनका आर्थिक पहलू, आर्थिक मोर्चा है, जब तक इस पर उनका नुकसान नहीं होता है तब तक ये कोई भी बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं। इसीलिए भारतीय ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है कि ये जो ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, भारतीय जनता पार्टी हुआ, चाहे जीएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चौकड़ी का कसिया कांग्रेस और भी जितनी पार्टियां हैं, जब वो नष्ट में नाबूद होंगी तब इनको कोई साथ देने वाले जो मीडिया है, जो मीडिया भी ऐसी ताकतों के द्वारा वो पाला जा रहा है। मीडिया भी ऐसी ही ताकतों के पेट हैं, पालतू हैं सब। वो भले अपने को वो कहते रहे कि हम जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, कुछ नहीं, ये उनका मुखौटा है। असलियत है कि हमारे ये प्यारे मुल्क भारतवर्ष के बहुत खतरनाक शत्रु हैं। तो जैसे जैसे ये भारतीय ताकत दल लोगों में जो है ये भारतीयता के महत्व को, इसकी आवश्यकता को समझा रहा है और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ भी रहे हैं, इसमें थोड़ी सी जो बाकी भी बात रह गई है, अभी कुछ तबके अभी भी अछूते लग रहे हैं। इक्का दुक्का तो आ रहा है, इक्का दुक्का, खास करके जो अब तक का जो अनुभव बताता है कि अभी भी हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से इक्का दुक्का तो आ रहा है, लेकिन जितना आना चाहिए वो आना भी बाकी है। सवर्ण कहे जाने वाले हमारे ओबीसी भी जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, और हमारे जो अब जैसे एक हमारे यादव कहे जाने वाले जो भारतीय भाई थे बिहार के, वो आगे आए, लेकिन बाकी और भी पूरा जो तबका है हमारा यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का, उनको बिल्कुल शहर से पूरा तबका आना चाहिए। भारतीयता के माहौल को में शरीक होइए और मजबूत करिए। हमारा जो ओबीसी कहे जाने वाली जो भारतीय भाई बहन है, वो भी इसमें जो है पूरे उत्साह से, पूरे जोश खरोश के साथ और पूरी भागीदारी के साथ इसमें आए। हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन वो भी पीछे न रहें। हमारे व्यापारिक कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन में इक्का दुक्का आना शुरू किए हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा तबका आना बाकी है। खास करके देखिए गुजरात से तो कई लोगों का ये उद्गार आ रहा है कि हम अपने को गुजराती क्यों कहें भाई। गुजरात से कई भारतीय भाई बहनों की ये प्रतिक्रिया देखी गई है, तो कहते हैं कि हम अपने को गुजराती क्यों कहें। बात सही है, वो भारतीय हैं, गुजरात में रहते हैं, जो गुजराती हमारी भारतीय भाषा है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस भाषा का गुजरात में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भी अपनी भारतीय भाषा है, और वो खुद भारतीय हैं। और गुजरात हमारे भारतवर्ष जो हमारी मातृभूमि है उसका एक वो भूखंड है। तो चारी ओर जो अस्तित्व है वो जो है भारतीयता का है। इस बात को गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन ये समझना शुरू कर दिए हैं। जो बिहार के हमारे जो यादव भारतीय भाई थे उनका उद्गार सामने आ गया। इसी प्रकार की जागृति हमारे
पश्चिम बंगाल के जो भारतीय भाई बहन हैं उनमें जागृति हो रही है। हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में जो उनकी महानताएं हैं, जो उनके योगदान हैं, जो उनकी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के विषय में, मुल्क परस्ती के विषय में जो उनके जीवन के वृत्तांत हैं, उनसे अब जिनको इन जेएनपीसी वालों ने, इन बीजेपी वालों ने दबा के रखा हुआ है, अब उससे अवगत हो रहे हैं तो उससे बहुत वो प्रेरित हो रहे हैं। कुछ लोग इस तरह से कुतर्क देते हैं कि अरे साहब आप पुरानी बातें सुभाष चंद्र बोस की फलाने की, अरे भाई जब हम संत महात्माओं की बात को लेकर के समाज को जगाते हैं, समाज के भले की बात करते हैं, तो हमारे तो ये बहुत हाल के हैं सुभाष चंद्र बोस वगैरह। और आज देश को देशभक्ति की कितनी आवश्यकता है। हमारे देश में देशभक्ति आ जाए, राष्ट्रभक्ति आ जाए, तो हमारी सारी ऊर्जा एक जो है रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव दिशा में पूरी ऊर्जा अपनी काबिलियत, अपनी कॉम्पिटेंस जो है उस दिशा में लगेगी, जो कि इस नफरत की आग, जो नफरत की आग है हिंदू मुस्लिम और प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर जो नफरत और तनाव है, उसकी भेंट वो चढ़ जाता है। इसलिए हमारे देश में जो बिखराव है, और इस बिखराव को सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन इस बिखराव को समाप्त करने के लिए ये पार्टियां आगे भी नहीं आती और इस बिखराव का जिक्र भी नहीं करती हैं। और हम भी थोड़ा सा वो इनसे उम्मीद किया जाए कि ये बिखराव का जिक्र करेंगे और बिखराव को दूर करेंगे। ये बिखराव पर ही इनका बिजनेस है। हमारे समाज में जो बिखराव है, जो भेद विभेद है, जो नफरत है, और जो जातिवाद के आधार पर जो भेद विभेद बिखराव और विघटन है, उसी पर तो इनका राजनीतिक जो धंधा बिजनेस है इनका। इसीलिए तो जब ये भारतीय एकता की बात हो रही है, तब ये भारतीय एकता का वो सीधे रूप में विरोध नहीं कर रहे हैं, वो घुमा करके यूट्यूब वाले सर जो है लोगों को भड़का रहे हैं। यदि हम लोगों को हम एक करते हैं, अपनी आवाम को यदि एक करते हैं और उसको सशक्त बनाते हैं, और वाकई में बात है कि हमारी आवाम ताकतवर सशक्त तो तभी होगी जबकि वो एक होगी। हमारी इस पूरी आवाम को माने बांट करके कमजोर से कमजोर करने में ये सारी पार्टियां एक हैं। तो अब जो है, जब ये अपने आवाम में जब ये भारतीय जनता दल का ये विचार जब लोकप्रिय हो रहा है, तब ये नकल करना वो शुरू कर दिए हैं। और कम से कम मैं देख रहा हूं कि कम से कम जो अभिवादन है भारतीय जनता दल के, अभिवादन जय हिंद जय भारत वाला, काफी देख रहे हैं कि यूट्यूब पर काफी वो लोकप्रिय हो रहा है, और होना भी चाहिए। हमारे देश में माहौल सिर्फ जय हिंद और जय भारत का। जय हिंद नारा था हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का था, जय हिंद। और भारत की जय तो करना ही है। तो हमारे देश में नारा जो है अभिवादन का, नमस्कार का, शुभकामना का जो भी है, वो जय हिंद जय भारत। जैसे कि मैंने जो हमारे फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस बल हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे हमारा ये सैनिक का हो, क्या होता है? सिर्फ जय हिंद, जय हिंद सर, बस। बहुत बढ़िया। ये हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, जय हिंद। और
अपने अपने देश में एकता के लिए जय भारत। ये तो एक राजनीतिक फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए हमारे जो है वो प्रभु श्री राम जी का नाम इसमें घसीटते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। ये बहुत ही गलत है। और क्योंकि जय हिंद जय भारत का नारा जहां प्रयोग नहीं हो पाता है तो ये शुरू हो जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में ये जो है शिवसेना वाले बोलते हैं जय महाराष्ट्र। इसकी जरूरत ही नहीं है। जय तो होना है सिर्फ भारत का, न तो जय महाराष्ट्र, न तो जय गुजरात, न तो जय यूपी, न तो जय बिहार। इस तरह की अवधारणाओं का बिल्कुल परहेज किया जाना चाहिए। इसलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि जो इस तरह की बात बोलते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, एक सरदार एक सिख जो है 1.25 लाख को लड़ाऊं। किसे लड़ाना है भाई आपस में? तो इस तरह की जो बातें हैं उसका हर तरह से परहेज किया जाना चाहिए। आपस में जो है वो भारतीयता का माहौल हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान का माहौल हो और भाईचारा का माहौल, इसकी आवश्यकता है। एक बिहारी 100 पर भारी की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आकर के भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से या सोशल मीडिया पर कहते हैं कि भाई हमने कभी भी कोई बात यूट्यूब वाले सर के खिलाफ नहीं बोली है, तो हमारे खिलाफ क्यों बोलते हैं? हमारा समाजवादी पार्टी से या ऐसे दलों से एक नम्रता पूर्वक हमारा ये कथन है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता दल का किसी से भी कोई व्यक्तिगत चीज तो है ही नहीं। सिर्फ उसको राष्ट्र का हित और आवाम का हित, ये दो उसके वो केंद्र बिंदु हैं। और इस बात को हमारी आवाम भी समझती है। जो मैं कह रहा हूं इसको आवाम भी समझती है और इस बात को महत्व भी देती है कि भाई सारी पार्टियां वो वोट के लिए बात करती हैं कि भाई हमको वोट दो, हमको सत्ता दो, ये करेंगे वो करेंगे। भारतीय जनता दल वो सत्ता की बात करता ही नहीं है और हमको करना भी नहीं है। हम तो ये देश हमारा कैसे मजबूत हो, कैसे भारतीयता का माहौल आए, हमारी आवाम सशक्त हो, हमारे आवाम की विवेकशीलता विवेक क्षमता या उसकी विवेक की काबिलियत कैसे मजबूत हो, इसी की बात करता है। जहां तक कि वोट देने का सवाल है और अपने मताधिकार के प्रयोग करने का सवाल है, तो इसमें भारतीय जनता दल का सिर्फ दो ही कहना है। एक तो इन सारी ताकतों को ईवीएम मशीन पर आप शून्य करेंगे, ये परम जो है वो राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये सभी पार्टियां जो है वो जो है वो देश के हित में नहीं है। समाज को विखंडित करने वाली ताकतें हैं और विखंडन के आधार पर ही वोट सत्ता की साजिश कर रही है। तो देश के हित में नहीं है सर। और ये इस बात को सिर्फ मैं कहता तो ठीक है, आरोप लग सकता है। इसकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहले ही कर रखी है और इनको नाम दे रखा है कि हमारे देश के और हमारे भारतीय समाज के ये काले अंग्रेज हैं जो कि हमेशा विखंडन करते हैं। तो इसीलिए तो जहां तक कि भारतीय आवाम के मताधिकार के प्रयोग का सवाल है, तो पहला उससे निवेदन जरूर करता है कि वो निवेदन जरूर करता है कि इन सारी ताकतों को ईवीएम मशीन पर पहले आप इनको शून्य करिए और भारतीय जनता दल के पक्ष में वोट करने का जहां तक सवाल है, ये पूरा जो है हमारी आवाम का विशेषाधिकार है, उसका प्रिविलेज है। यदि उसको ऐसा माहौल चाहिए शासन के द्वारा भी, उसको भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा बख्शते हुए उसको खिदमत चाहिए, निष्पक्ष और जो है चुस्त दुरुस्त
और सख्त अनुशासित शासन के द्वारा, डेलीवरी सिस्टम के द्वारा, तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करके जो है वो सत्ता का उपकरण वो थमाया, तभी ये संभव होगा। लेकिन फिर भी विशेषाधिकार और ये विषय शुद्धता वह अपनी आवाम का है। फैसला तो उसी को करना है ना कि इन भारतीय समाज विरोधी और विखंडन करने वाली ताकतों को वोट दे करके इनके पापों को अनंत काल तक वो झेलना है, या जिस इज्जत के वो हकदार हैं वो इज्जत पाने के लिए ऐसा माहौल जो है वो ऐसा माहौल अपनी आवाम लाना चाहती है। तो इस तरह का फैसला जो है हमारी आवाम को ही करना है। तो इसी संबंध में जो उसका डिस्क्रेशन है, जो उसकी विवेक क्षमता है, उसी काबिलियत को भारतीय जनता दल जगा रहा है, मजबूत कर रहा है और उनको उनके योग्य बना रहा है। तो इस संबंध में समाजवादी पार्टी के लिए या समाजवादी पार्टी जैसे यानी और भी दलों के लिए भारतीय जनता दल बस यानी विनम्रता पूर्वक सविनय बस यही कहना चाहता है कि भारतीय जनता दल का किसी से भी कोई व्यक्तिगत तो है ही नहीं, लेकिन यदि इस तरह का जो माहौल जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा होगा कि वो जातिवाद चलाएगी, तो निश्चित है कि भारतीय जनता दल उनको अपना मित्र समझते हुए भी उनको छोड़ेगा नहीं, बल्कि या इसको और समझाने के लिए जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास, तो संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जो है हमारे प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति का ये आलम था कि वो ये कहते थे कि भाई यदि आपका कोई परम मित्र ही क्यों न हो, परम मित्र कोई रिश्तेदार हो, कोई परिजन क्यों न हो, जिस वक्त आपको ये पता लगा कि भाई इस व्यक्ति को, इस हमारे मित्र को, परम मित्र को प्रभु श्री राम प्रिय नहीं है, तो वो परम मित्र होते हुए भी उस व्यक्ति को करोड़ों दुश्मन के समान मानते हुए तुरंत त्यागिए। तो मैं भी चूंकि अपनी आवाम से मोहब्बत के कारण, अपने इस मुल्क से मोहब्बत के कारण जो इस आवाम को विखंडित करता हो, जातिवाद चलाता हो, और इतना ही और समाजवादी पार्टी के लोग खुद अपना वो आत्मचिंतन करें, मेरे कहने पर मत जाएं कि जिस तरह का व्यवहार वो करते हैं समाज में, गुंडागर्दी का जो माहौल लाते हैं, खास करके जब उनका शासन आता है, क्या वह आवाम के हित में है? जिस तरह का माहौल लाते हैं कि यानी कि किसी की संपत्ति हो, किसी की जमीन हो, किसी का वो हो, उस पर कब्जा करना, पूरा गुंडागर्दी और माफियागिरी और जो दादागिरी के जो माहौल लाते हैं, वो खुद सोचें, आत्मनिरीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें, क्या वह इस देश और हमारे भारतीय समाज और जो है हमारी आवाम के हित में है? वो सोचें इस बात को। देखिए, शायद उनको विश्वास नहीं होगा, एक बार कुछ जो है वो कट्टर समर्थक थे समाजवादी पार्टी या अखिलेश या मुलायम के, मेरी उनसे भी बातचीत हो रही थी, तो इस बात को वो तस्दीक कर रहे थे कि साहब हम हमारी पार्टी और हम लोग जातिवाद करते हैं। उनका बस एक ही तर्क था कि और लोग भी जातिवाद करते हैं। हमने उनसे ये कहा कि अरे भाई, क्या यह देश जो है जातिवाद के आधार पर चलेगा? दूसरा, एक अंग्रेजी की कहावत है कि 2 wrongs do not make a right। यदि कोई गलती कर रहा है तो वो गलती हमारे लिए वही गलती करने का अधिकार नहीं देती है।
और जगह वो जातिवाद चलता है। मैं तो पहले कह रहा हूं कि ये जातिवाद का जो रोग है वह जो है समाज के ऊपरी तबके से ही वो शुरू हुआ, और आज जो है उसका सबसे जो विषैला रूप जो है जो समाज के निचले जो है वो निचले तबके में वो फैल गया है। तो ये जातिवाद किसी भी रूप में हो, ऊपरी तबके में हो, हमारे जो यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन वहाँ हो, हमारे ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन में हो, हमारे श्रवण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों में हो, या हमारे व्यापारी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों में हो, जहर तो जहर है ना। जहर के समर्थन में मैं क्यों बोल रहा, बल्कि उसको इस समाज की भलाई के लिए, समाज के हित के लिए त्यागना है ना उसको। तो ये बात जो है, जिनसे जो 1 to 1 के रूप में जो बात हो रही थी, कुछ युवा समाजवादी पार्टी के समर्थक थे लोग, इस बात को समझे। लेकिन हमारी कमजोरी क्या है, साधन नहीं था, नहीं तो बार बार इस बात को यदि उनको समझाते तो इस बात का महत्व देते। देखिए ऐसा है ना, अच्छी बात जो है उनके भी जहन में है, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनके भी दिमाग में अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा माहौल तो हो कि अच्छी बात का महत्व यानी उनको बताए, तो वो अच्छी बात उनके जहन से बाहर निकल करके वही जो है वो मुखरित होगी वो। तो हमारे पास यही कहना है कि भारतीय जनता दल का किसी से भी व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन यदि वो कोई भी संगठन है जो इस भारतीय समाज के लिए अभिशाप बन रहा है, तो उसको छोड़ेगा नहीं। और ये जानते हो कि इसमें सबसे बड़ा अभिशाप जीएनपीसी है, बीजेपी वाले हैं। इसीलिए तो छोड़ने का क्या, अपनी आवाम को सिखा रहा है कि भाई इनको ईवीएम मशीन पर जो है वो चोरी करिए इनको। अब जैसे ये मायावती जी हैं, बाबा साहब का नाम लेती हैं और बाबा साहब के नाम पर जो है वो राजनीति चला रही हैं, लेकिन बाबा साहब के हर आदर्श को की हत्या कर रही हैं। बाबा साहब ने जो समाज में जो इस तरह से माने जातीयता के आधार पर जो भेदभाव और उस जलालत को झेला, बहुत बुरी तरह झेला उसको, लेकिन कोई प्रतिशोध की भावना उनमें नहीं आई। कैसे समाज को सुधारा जाए कि वो बुराई दूर हो, इसका प्रयास उन्होंने किया। कभी भी उन्होंने प्रतिशोध की बात कही ही नहीं। लेकिन मायावती जैसे लोगों का चरित्र तो देखिए, काशीराम के साथ आए ही कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चाहे, बताइए ये सिखाए थे बाबा साहब ने, यानी ये सिखाया था। और सुनने में आ रहा है कि इन मायावती महोदया का यह व्यवहार है कि उसी अवाम के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए के रूप में, चाहे एमपी के रूप में, यहाँ तक मंत्रियों के रूप में, उनके साथ भी सम्मान का व्यवहार नहीं करती हैं। अपने वो कुर्सी पर बैठती हैं, बाकी को जमीन पर बिठाती हैं। तो अपने आप वो सोचे ना, और उनके समर्थक भी सोचे, क्या उनको सम्मान देने के लिए ये तैयार हैं, जो कि एक नए किस्म के जमींदार या सामंत शाह की सोच को उन्होंने पैदा किया है, और वैसा व्यवहार। तो ये चीज है कि हमारे देश में महापुरुषों की कमी नहीं है, लेकिन हम उस महापुरुष के बताए हुए रास्ते को महत्व देना। नाम भुनाने से नहीं कुछ होता है। बाबा साहब जो है इस देश की बहुत ही अनमोल रत्न है, शायद किसी को वो अंदाज नहीं होगा, लेकिन
उनके इस महत्व को और उनके बताए हुए रास्ते को उन्होंने क्या कहा था कि एक जात भी समाज होना चाहिए या एक ही जात का, और वही चीज जो है संविधान भी कह रहा है कि हम भारत के लोग इसको मानने के लिए वो तैयार नहीं है। दलित 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 क्या होता है भाई? दलित भाई, दलित तो शब्द था ही नहीं। ये जो गद्दार थी वो इंदिरा गांधी, इसने इमरजेंसी के दौरान 2 दुष्टता इसने किया, इस गद्दार इंदिरा गांधी ने। एक तो वो दलित शब्द लाई, दूसरा जो है सेकुलरिज्म शब्द जो है हमारे मूल संविधान का हिस्सा था ही नहीं, इसने डलवाया और पास भी करवाया एक बंधक बनी हुई संसद से। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैप्टिव पार्लियामेंट। कैप्टिव पार्लियामेंट से मतलब है कि जिसमें अपोजिशन हुआ ही नहीं, सारा अपोजिशन तो जेलों में था। तो कितनी छल के साथ इसने जो है सेकुलरिज्म का शब्द इसने डलवाया, दलित शब्द का इसने जो है वो इजाद किया। ये दोनों जो है आज देश में विघटन के लिए प्रयोग हो रहे हैं, दोनों के दोनों शब्द। तो सेकुलरिज्म वर्ड का कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। इस देश को सेकुलरिज्म की आवश्यकता है ही नहीं। हमारा देश, हमारी जो मान्यता है सर्वपंथ संभाव, सभी पंथों के साथ समान भावना, समान आदर, बस सेकुलरिज्म की आवश्यकता है। सेकुलरिज्म तो वो पश्चिम का जो पश्चिम से आयातित इंपोर्टेड शब्द है और बहुत दुरुपयोग हुआ। जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी समाज को तोड़ने वाले, जितने भी जातिवादी, जितने भी सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो इसी का प्रयोग करते हैं, सेकुलरिज्म का ही। इसकी आवश्यकता नहीं है। ये तो जो गद्दार थी वो इंदिरा गांधी, वही उसी ने संविधान के प्रस्तावना में डलवाया और जो है एक बंधक बनाई गई संसद के द्वारा उसने पास करवा। बंधक मतलब जिसमें विपक्ष ही नहीं हो, क्योंकि सारे विपक्ष तो जेलों में थे उसमें इमरजेंसी के दौरान। और जहां तक इसके गद्दार होने का प्रश्न है, गद्दार तो थी। अरे अब तो बात खुल के भी सामने आ रही है कि जिसमें माने ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में अलग हुआ पाकिस्तान से, उस समय कोई भी देशभक्त होता तो उस बांग्लादेश को अपने साथ मिलाता। और यही नहीं, जो शेख हसीना जो है उस समय के जो नेता थे मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी हैं ये शेख हसीना, जो कि इसमें प्रधानमंत्री हैं, वो बांग्लादेश की। वो खुद कह रहे थे कि हमारे पिताजी जो है, या हमारे अब्बा जान जो है इस भारत में मिलना चाह रहे थे। और ये बात वो इंदिरा गांधी को बताई थी। लेकिन ये तो अपने जो गद्दार नेहरू की बेटी है, मिलने नहीं दिया। इन गद्दारों ने कितना नुकसान किया है, नेहरू, इंदिरा, राजीव ने। यह देश को जानना बहुत जरूरी है। अरे अब तो दलाई लामा के भी उद्गार आ रहे हैं कि तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था। भारत का आज हिस्सा होता तो सामरिक दृष्टि से यानी क्या स्थिति होती भारत की। लेकिन ये गद्दार नेहरू जो तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, उस तिब्बत को थाली में सजा करके चीन के हवाले कर दिया। और उस चीन ने 80 लाख तिब्बतियों का नरसंहार करके कब्जा किया। तो जो भारतीय जनता दल कहता है कि ये नेहरू जो है मैंने हमारे भारत का ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार और घातक दुश्मन था, तो ये शब्द भी उसकी करतूत के आगे बौने पड़ रहे हैं। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा कल्पना करें ना कि उसी पक्ष में तो ये आशुतोष जैसे लोग
रवीश कुमार जैसे लोग, अविनाश शर्मा जैसे गद्दार जो पत्रकार देश के माहौल बनाते हैं, और वही पत्रकार जो है भारतीय जनता दल के इसे भारतीयता के अभियान और प्रयास पर टिप्पणी करते हैं कि यदि देश से नेहरू और गांधी को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा। उनके अनुसार जिन्होंने अपना पूरा दिमाग ही खाली कर दिया है इन गद्दारों के लिए, जिन पत्रकार और मीडिया के गिरोह ने, ये लुटिया मीडिया के गिरोह ने इन दोनों गद्दारों मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू के लिए पूरा दिमाग ही खाली कर दिया, अपना पूरा दिमाग और आत्मा जो है वो गिरवी रख दिया। उनके लिए तो वो है ही कि यदि नेहरू और गांधी को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, उनके अनुसार। लेकिन हमारी आवाम तो समझ रही है कि इनको अब गद्दार के रूप में समझा जाए, और जितने भी मार्मिक स्थान है हमारे, जो बच्चों की किताब है, स्कूलों में जो फोटो है, हर जगह से इनको हटाया जाए। और ये झूठे गाने कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, ये सब ये गाना सुनते ही मन जो है वो ठनक जाता है, मन में नौसी आता है, वो और उबका ही जाती है। सुनने में आ रहा है कि ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे दिया, पंजाब में मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे दिया, और हम गुजरात में भी देने वाले हैं। अब तो हमको समझ जाएं यूट्यूब वाले सर, यानी मुझको। अरे भाई, आम आदमी पार्टी के लोगों या केजरीवाल या उनका जो नेता है केजरीवाल, जरा समझ लो भैया कि आपके मुफ्त बिजली मुफ्त पानी पर तो भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि हमारे जो मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, दिल्ली के हों चाहे पंजाब के हों या अभी गुजरात के लोग हो जाए, इस मुफ्त बिजली मुफ्त पानी के चक्कर में देश की अहमियत को क्यों भूल गए कि यह केजरीवाल देश का गद्दार है। देश की अहमियत को मत भूलिए ना। मुफ्त बिजली मुफ्त पानी के जाल में फंस करके देश की अहमियत को मत भूलिए। यह जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। यह जो है नारा लगवाने वाले घोर गद्दार कन्हैया कुमार का यह समर्थक है। खालिस्तानी आतंकवादियों के यहाँ खालिस्तानी आतंकवादियों से इसके संबंध है। केजरीवाल के खालिस्तानी आतंकवादियों के घर भी ये ठहरा करता था, ऐसे भी समाचार इसके हैं। तो देश की अहमियत समझाने के लिए हमारे दिल्ली के जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारे दिल्ली के जो मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, हमारे पंजाब में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन, ये तो सवाल भी कर रहा है और उनको समझा भी रहा है और निवेदन भी कर रहा है कि आपके लिए देश की अहमियत सर्वोच्च होनी चाहिए। कि जो यदि देश का गद्दार है तो फिर कोई किसी और मुद्दे की बात ही नहीं है कि हमको मुफ्त बिजली दे दे या करोड़ों रुपया दे दे या अरबों रुपया दे दे, कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता दल देश की सर्वोच्चता और अपने आवाम की सर्वोच्चता का भाव लाते हुए अपने भारतीय भाई बहनों में जो देशभक्ति का भाव इसलिए तो ला रहा है कि भाई इन देश के गद्दारों को पहचानिए। और जिस वक्त हमारे देश के लोगों में देश के दुश्मनों को पहचानने की क्षमता आ गई, वो भाव आ गया, तो क्या ये राहुल गांधी टिकेगा? वो राहुल गांधी डोकलाम के मुद्दे पर 4 साल पहले जो है, जबकि मैंने चीन की सेना और अपनी फौज
दोनों आमने सामने 73 दिन आमने सामने रही और किसी वक्त भी युद्ध छिड़ सकता था, ऐसी आशंका भी थी। ऐसे खतरनाक दौर में ये राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है, चोरी छिपे और रात के अंधेरे में। तो क्या इतने बड़े गद्दार राहुल गांधी को हमारे देश की जनता पहचानती नहीं? अरे चुनाव तो बहुत दूर की बात है, इस राहुल गांधी को हमारे देश की जनता उसको लात मार करके बाहर करती। क्योंकि अभी देशभक्ति का बहुत बड़ा अभाव है, इसलिए जो है इसकी तूती बोल रही है। और वो भी एक निकम्मा, एक अराजक और एक जो है एक निकम्मा, एक अराजक, एक कार जो प्रधानमंत्री बैठे हैं ये मोदी महोदय, उनके शासनाधीन इसको मौका मिला। और वो सिर्फ निकम्मा, अराजक और कार्य नहीं है, राहुल गांधी जैसे गद्दारों को बचाने वाले, राहुल गांधी जैसे गद्दारों को हर सुविधा देने वाले, ये जो भारत जोड़ो वाली जो यात्रा कर रहा है, सिर्फ जो है बीजेपी की गिस्सा से ये कर रहा है। सारी सुविधाएं उसको मिल रही हैं, सारी सुविधाएं उसको मोदी जी की सरकार की ओर से मिल रही है। वरना कोई भी देशभक्त किस्म का शासक होता तुरंत ही उसको बंद करता कि तुम देश के गद्दार हो, तुमको कैसे हक बन गया जो है वो भारत जोड़ने का। तुरंत इसको भी बंद करते। और उसके पहले जो इन सबों जो काला धन है उसको तो जब्त करते। इसलिए इनका जो राष्ट्रवाद है मोदी महोदय का, बीजेपी वालों का, ये बहुत ही कष्टदायक है। इनसे मुक्ति पाना है ईवीएम मशीन पर। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम ईवीएम मशीन पर भारतीयता के आधार पर एक होकर के इनको शून्य करने का, इनको नस्मे नबूद करने का, इनको माकूल जवाब देने का वो निश्चय करिए, मन में ठानिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।